आज के इस वीडियो में बात करेंगे एईसीसी हिंदी यानी हिंदी भाषा और संप्रेषण के बारे में। आज बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। यूनिट 1 का चैप्टर 2 है ये। इससे पहले चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं हम। आपके लिए लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख लेंगे। जो चैप्टर 2 है हमारा, उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो टॉपिक है वो है संप्रेषण के विभिन्न मॉडल एवं आभाषिक संप्रेषण। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि संप्रेषण के विभिन्न मॉडल कौन कौन से, प्रतिरूप हिंदी में कहते हैं इसे, और आभाषिक यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। टोटल 4 यूनिट है इसकी, और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर, संप्रेषण के विभिन्न मॉडल और आभाषिक संप्रेषण। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे। यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर जाकर। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो वीडियो में पढ़ाया जाता है उसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, संप्रेषण के प्रतिरूप या मॉडल। अब प्रतिरूप या मॉडल होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। तो ये जो मॉडल शब्द है ये अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ या जिसका काम क्या होता है, किसी तथ्य या विचार या सिद्धांत को स्पष्ट करना या उसको समझने की प्रक्रिया, जिस जिस प्रक्रिया के तहत हम उसे समझते हैं उसको क्या कहते हैं, हम मॉडल कहते हैं। और हिंदी में इसे कहा जाता है प्रतिमान, प्रतिरूप या प्रारूप। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो मॉडल, कभी आपने देखा होगा, कभी आप साइंस पढ़ते हो, साइंस के अंदर आपको किसी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको मॉडल दिखाया जाता है। ठीक है, तो मॉडल क्यों दिखाया जाता है? मॉडल इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपका उस सब्जेक्ट से, ठीक है, उस तथ्य से आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, आप उसको अच्छे से समझ सके, उस प्रक्रिया को आप अच्छे से समझ सके। जैसे मान लो आपको लंग्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फेफड़ों के बारे में, तो क्या होगा, फेफड़ों का आपके सामने एक मॉडल दे देंगे वो, और मॉडल से क्या होगा कि आप देख करके उसको अच्छे से समझ पाएंगे। मॉडल को प्रेजेंट रूप में देखेंगे तो उसकी पूरी प्रक्रिया को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ, संप्रेषण के विभिन्न मॉडल दिए। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या करे, संप्रेषण के अलग अलग मॉडल दिए। उनके विचार से किस तरीके से संप्रेषण चलता था, उन्होंने अपने अपने अलग अलग मॉडल दिए। तो इसी को डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। मॉडल का कार्य क्या होता है? मॉडल का जो कार्य होता है वो कार्य को क्रियान्वित करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है, यानी दिमाग की सहायता से किस प्रकार से वो कार्य किया जाता है, उस प्रक्रिया को डिस्कस करते हैं। हिंदी में मॉडल को बोलते हैं प्रतिमान, प्रतिरूप या प्रारूप। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है मॉडल के लिए, ठीक है, जिनका अर्थ क्या होता है, किसी प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों को उनके आपसी संबंधों के साथ प्रदर्शित करना। यानी कोई प्रक्रिया है, कोई प्रोसेस है, और जो उसके तत्व है, जो उसके एलिमेंट्स है, उनके आपसी संबंधों को किस तरीके से वो आपस में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से वो कार्य करते हैं, उनको प्रदर्शित करना। ये काम होता है किसका, प्रतिमान का, प्रारूप प्रारूप का, या सिंपल में लेके चलते हैं मॉडल का। मॉडल का काम ये होता है। संप्रेषण, प्रतिरूप या मॉडल संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। और संप्रेषण प्रतिरूप के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, संप्रेषण का जो प्रतिरूप है यानी संप्रेषण का जो मॉडल है, उसके अंदर क्या आता है, संप्रेषण की प्रक्रिया, स्वरूप और उसका क्या परिणाम होगा व्यक्ति और समाज पे। यानी संप्रेषण की जो प्रक्रिया चलती है उसका क्या स्वरूप है, और व्यक्ति और समाज पर उसका क्या परिणाम या प्रभाव पड़ता है, इसको डिस्कस करते हैं। किसमें? संप्रेषण के मॉडल के रूप, मॉडल मॉडल को, या संप्रेषण के प्रतिरूप को। इसके कार्य क्या होते हैं प्रतिरूप के, ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, टोटल 4 कार्य होते हैं संप्रेषण प्रतिरूप के। प्रतिरूप से आप शायद ना समझ पा रहे हो, तो प्रतिरूप को मैंने पहले ही बता दिया, मॉडल कहते हैं। मॉडल, हिंदी में इसे प्रतिरूप कहते हैं। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम आपको हिंदी में ही देना होगा, तो आपको हिंदी में जानकारी होनी चाहिए किस चीज को क्या कहते हैं। प्रतिरूप को मॉडल कहते हैं। संप्रेषण का जो मॉडल होता है उसके 4 काम होते हैं। पहला होता है संगठित करना, यानी जो मॉडल होता है वो तथ्यों को और आंकड़ों को, मतलब जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तथ्य हैं, एलिमेंट्स हैं, आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स है, उनको क्या करता है, वो व्यवस्थित करता है।
ठीक है, उनके संबंधों को आपस में निर्धारित करता है और सही रूप में अभिव्यक्त करने का काम करता है। यानी उन सभी चीजों को इकट्ठा करके सामने वाले को समझाता है, उसके सामने अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करता है ताकि सामने वाला जो है समझ सके। दूसरा इसका काम होता है अनुमान लगाने योग्य, यानी भविष्य की संभावनाओं की परिस्थितियों का अनुमान या अनुमानित करने के योग्य बनाता है। यानी कि उस प्रतिरूप से, उस मॉडल से जो देखकर सीख रहा है, जो समझ रहा है, वो अनुमान लगाने योग्य बन पाएगा। स्वयं शोध संबंधी कार्य, यानी वो सृजनशील बन पाएगा उस मॉडल को देखने के बाद, स्वयं की सोच को डेवलप कर पाएगा और नवीन तथ्यों का यानी नए कॉन्सेप्टों को वो सीखेगा, उनको उनका शोध करने में उसे मदद मिलेगी। लास्ट कार्य होता है मापन संबंधी, यानी मेजरमेंट कर पाएगा, इवेल्युएट कर पाएगा उसकी गुणवत्ता को, और संख्यात्मक तरीके से भी, यानी मेजरमेंट किसे कहते हैं, मान लो मार्क्स दे के मेजरमेंट कर दिया कि भाई ये मुझे 10 में से 5 मुझे सही लगा इसका, या 10 में से 8 मुझे इसका सही लगा, या इसकी गुणवत्ता मुझे ऐसी लगी। तो इस तरीके से क्या मेजरमेंट संबंधी जो कार्य है वो कर पाएगा। इवेल्युएशन, मूल्यांकन जिसे हम कहते हैं, ऐसी सोच डेवलप होती है प्रतिरूपों के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मॉडल जो है संप्रेक्षण के, वो आखिर है क्या और किन किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या मॉडलों को दिया गया है। तो बेसिक जो मॉडल है संप्रेक्षण का, उसे कहते हैं हम एसएमआर। एसएमआर को कहते हैं कि ये सबसे सरलतम प्रारूप प्रतिरूप है, यानी सबसे सिंपल जो मॉडल है संप्रेक्षण का, कम्युनिकेशन का, वो है एसएमआर। और कहा जाता है कि ये रेखीय संप्रेक्षण है, यानी सीधी दिशा में चलने वाला संप्रेक्षण है, जिसमें सिर्फ 3 तत्वों को शामिल किया जाता है, यानी 3 एलिमेंट्स को इसके अंदर शामिल किया जाता है। क्या क्या होते हैं वो? एस होता है हमारा संप्रेक्षक, यानी कि जो बात बोल रहा है या जो कहने वाला है या जो वक्ता है, ठीक है। एस होता है वो जो बोलने वाला है, वक्ता है। एम हमारा होता है मैसेज, यानी कि हमारा क्या संदेश है, वक्ता को क्या संदेश देना है। और आर हमारा होता है रिसीवर, यानी कि जो संदेश को प्राप्त करने वाला है। तो इसे कहते हैं बेसिक मॉडल। ये बेसिक मॉडल है जिसके अंदर 3 तत्व होते हैं। एक संदेश बोलने वाला या देने वाला, दूसरा संदेश यानी क्या वो संदेश देगा, और तीसरा होता है रिसीवर, यानी जो प्राप्त करने वाला है वो। इन तीनों के ऊपर क्या चलता है? संप्रेक्षण चलता है। इसे कहते हैं एसएमआर, बेसिक प्रतिरूप या बेसिक मॉडल संप्रेक्षण का, कम्युनिकेशन का बेसिक जो मॉडल है उसे कहते हैं एसएमआर। अरस्तु ने संप्रेक्षण का प्रतिरूप दिया। अरस्तु ने 2000 वर्ष पहले संप्रेक्षण का प्रतिरूप जो है वो अपने हिसाब से उन्होंने प्रस्तुत किया। उस समय क्या था? आधुनिक संप्रेक्षण साधनों का जो था अभाव था। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उस समय विचारों के प्रचार और प्रसार का जो प्रमुख साधन हुआ करता था वो संत महात्मा और उनके उपदेश हुआ करते थे। तो जो संत महात्मा के उपदेश हुआ करते थे, वो अपने विचार किस तरीके से दूसरों तक पहुंचाते थे। तो उन्होंने संप्रेक्षण के मॉडल को इस तरीके से बांटा। उन्होंने कहा कि 5 तत्व है जो काम करते हैं इस संप्रेक्षण के मॉडल में। पहला होता है वक्ता, यानी जो विचार या उपदेश देने वाला है वो वक्ता होता है। दूसरा, क्या वो विचार, क्या संदेश वो दे रहा है, वो होता है। तीसरा होता है अवसर, उनके हिसाब से थर्ड जो आता है इसके अंदर, कंपोनेंट्स तत्व जो आता है इसके अंदर, वो होता है अवसर। उनके हिसाब से, यानी किस अवसर पर, किस खुशी में या किस समय पर क्यों संदेश दिया जाता है। तो उन्होंने कहा अवसर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है श्रोता, यानी जो सुनने वाला है, उस उपदेश को ग्रहण करने वाला है, वो आता है। और लास्ट कंपोनेंट्स उन्होंने कहा प्रभाव आता है, यानी इफेक्ट क्या पड़ता है उसका श्रोता पे, उस उपदेश या उस सूचना का, संदेश का क्या इफेक्ट पड़ता है, लास्ट उन्होंने कहा ये आता है। इसके बाद लासवेल ने अपना प्रतिरूप दिया। लासवेल का संप्रेक्षण प्रतिरूप, यानी लासवेल का कम्युनिकेशन मॉडल क्या था, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि 5 चीजें हैं, देखिए इसके अंदर। उन्होंने कहा पहला होता है एनकोडर, यानी कौन कौन है जो मैसेज को एनकोड कर रहा है, कौन है जो संप्रेक्षण है, कौन है जो अपनी बात दूसरे तक कहना चाहता है। फिर उन्होंने कहा क्या, क्या यानी मैसेज, क्या से उनका तात्पर्य था वो क्या मैसेज या क्या संदेश देना चाहता है।
फिर उन्होंने तीसरा कंपोनेंट जोड़ा कि चैनल, यानी किस माध्यम से वो देना चाहता है। माध्यम क्या है? माध्यम यानी यहाँ पर हमारा माध्यम से अभिप्राय है भाषा से, यानी किस भाषा में, किस मीडियम में, किस चैनल से वो अपना जो मैसेज है वो देना चाहता है। और फोर्थ उन्होंने कहा कि फोर्थ नंबर पर आता है रिसीवर, यानी संदेश को प्राप्त करने वाला रिसीवर आता है। और किस प्रभाव से वो उस मैसेज को लेता है, लास्ट स्टेप इन्होंने ये बताया। यानी उनका जो था वो चलता था, संप्रेषण का जो प्रतिरूप था वो था EMCRM, यानी ये चीजें उनकी चलती थी। ठीक है, 3 2 5, ई फॉर एनकोडर, एम फॉर मैसेज, सी फॉर चैनल, आर फॉर रिसीवर और एम फॉर मैसेज। ठीक है, मैसेज का प्रभाव, किस प्रभाव से, तो इस तरीके से लासवेल ने दिया। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राउन डॉग की। ब्राउन डॉग ने का जो संप्रेषण प्रतिरूप था, उन्होंने 1958 में अपना संप्रेषण का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। यानी संप्रेषण का जो मॉडल था उन्होंने 1958 में किया दिया। लासवेल जो भी लास्ट मैंने आपको बताया, उनकी तुलना में ये थोड़ा सा भिन्न था। इन्होंने कुछ अलग करके दिखाया, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया। उनके हिसाब से संप्रेषण जो था वो कुछ और तरीके से चलता है। उन्होंने कहा फर्स्ट पे आता है इसमें कौन, यानी कौन है जो संप्रेषण कर रहा है, या संप्रेषण कौन जो संदेश देना चाहता है, कौन कौन को उन्होंने उससे जोड़ा। फिर उन्होंने बताया वो क्या कहता है, यानी उसका क्या क्या कहना चाहता है। फिर उन्होंने कहा किस माध्यम से कहना चाहता है, यानी किस लैंग्वेज का, किस भाषा का। ठीक है, इनका क्या प्रयोग करता है। किससे कहता है, यानी श्रोता। फोर्थ नंबर पर आ गया हमारा श्रोता, यानी किससे कहता है। फिर उन्होंने एक नई चीज जोड़ी, किस परिस्थिति में कहता है, यानी उन्होंने सरकमस्टांसेस को जोड़ दिया यहाँ पे, यानी किस परिस्थिति में कहता है। श्रोता जो है संप्रेषक जो है वो किस परिस्थिति में कहता है और किस उद्देश्य से कहता है। इन दो नई चीजों को ब्राउन डॉग ने लासवेल के संप्रेषण प्रतिरूप में जोड़ दिया। और लास्ट वही था कि प्रभाव क्या पड़ा उसका, यानी उस संप्रेषण का क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद शैनन और वीवर का संप्रेषण प्रतिरूप को डिस्कस कर लेते हैं। ये जितने भी मॉडल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैंने इन्हीं को डिस्कस किया है यहाँ पर। तो शैनन और वीवर, इन दोनों ने टेलीफोन संबंधी संप्रेषण, यानी इन्होंने टेलीफोनिक के क्षेत्र में अपना संप्रेषण प्रतिरूप को प्रस्तुत किया। और 1949 में इन्होंने अपना जो संप्रेषण प्रतिरूप है उसे बताया, यानी टेलीफोनिक क्षेत्र में इन्होंने संप्रेषण की प्रक्रिया को परिभाषित किया। इन्होंने क्या कहा कि जो फर्स्ट स्टेप है वो है स्रोत, यानी सूचना देने वाला। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि संदेश आता है, यानी क्या संदेश दिया जाता है। प्रशेषक इन्होंने तीसरे नंबर पर लिया, यानी जो बोलने वाला होता है। ठीक है, जो मैसेज देने वाला है, प्रशेषक। फिर वो इनके हिसाब से वो संकेत देता है। ठीक है, अब संकेत के दौरान बीच में क्या होता है, फोन पे शोर मच रहा होता है और प्राप्त संकेत ये भी हो रहा होता है, ये दो काम होते हैं। और फिर रिसीवर होता है, यानी जो उस बात को फोन पर सुन रहा है वो होता है। और संदेश यानी वो क्या सुन रहा है। और गंतव्य स्थल, ये नई चीज इन्होंने जोड़ी, गंतव्य स्थल यानी वो किस स्थान पर, किस डायरेक्शन पर वो इस चीज को सुन रहा है। उसके बाद डिस्कस करते हैं विलंबर श्रेम का। विलंबर श्रेम का संप्रेषण प्रतिरूप इन्होंने 1954 में शैनन और वीवर के संप्रेषण मॉडल में संशोधन किया, यानी कुछ इन्होंने उसके उस मॉडल में कुछ बदलाव किया। और बदलाव करते हुए इन्होंने अपना मॉडल पेश किया। ठीक है, अब इनका मॉडल क्या कहता है, इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्रोत का होता है, सोर्स का होता है। दूसरा स्टेप संप्रेषक का होता है, जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है, दूसरा स्टेप उसका होता है। तीसरा होता है सिग्नल का, यानी संकेत, वो संकेत दे रहा है कुछ कहने का। ठीक है, फिर इन्होंने कहा चौथा स्टेप होता है डिकोडर का, यानी जो संदेश प्राप्त करने वाला है उसका। और तीसरा इन्होंने बताया कि डेस्टिनेशन, यानी श्रोता का लक्ष्य क्या है। ठीक है, यानी तीसरा कह रहा हूँ, पांचवा जो था इनका होता डेस्टिनेशन, यानी श्रोता का लक्ष्य क्या है, इसको बताया। इसी तरह से मैंने आपको जो 5 डिस्कस करके बताए, ऐसे ही सीई ऑसगुड ने दिया, गार्बनर ने दिया, न्यूकॉम का एबीएक्स प्रतिरूप है इन्होंने दिया, रिले एंड रिले का संप्रेषण प्रतिरूप है इन्होंने दिया, बैरेलो का एसएमसीआर प्रतिरूप है इन्होंने दिया। लेकिन इनको डिटेल से डिस्कस यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए आप इनको बुक से देख सकते हो अच्छे तरीके से।
बट जो बेसिक है, बट जो पूरा समरी जिसे हम कह सकते हैं, जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो कुल मिला के यही है कि जो संप्रेक्षण है वो SMR के बेसिक मॉडल पर चलता है। यानी एक संदेश देने वाला, मैसेज क्या है, मीडियम क्या है और रिसीवर, बेसिक्स पर जो है संदेश का जो प्रतिरूप है वो चलता है। अब हम डिस्कस करते हैं आभाषिक संप्रेक्षण। इंग्लिश में इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आभाषिक संप्रेक्षण क्या होता है, जैसे कि आप वर्ड से, शब्द से ही पहचान पा रहे हो, जब हम अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं को बिना बोले यानी बिना शब्दों के दूसरों तक पहुंचाते हैं, बिना बोले, बिना मुंह से कुछ कहे हुए हम अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं, उसे कहते हैं आभाषिक संप्रेक्षण। अब ये कई तरीकों से हो सकता है। संकेत देकर हो सकता है, ठीक है, प्रतीकों के माध्यम से हो सकता है, यानी कुछ दिखाकर, चित्र वगैरह जो होते हैं उनको दिखाकर, चिन्हों को दिखाकर हो सकता है, और शारीरिक हाव भाव के द्वारा हो सकता है। इन सभी की सहायता से विचारों या अपनी बातों को या कोई सूचना दूसरों तक पहुंचाई जाती है, जिसे कहते हैं आभाषिक संप्रेक्षण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मनुष्य की जो पहली भाषा थी या पहली भाषा का जो स्वरूप था, वो कहते हैं कि सांकेतिक था या आभाषिक था। यानी मनुष्य से पहले जब आदि मानव के समय का टाइम था, उस समय कहते हैं कि वो एक दूसरे को संकेत देकर समझाते थे। उस समय लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, भाषा नहीं हुआ करती थी, संकेतों के माध्यम से ही समझाया जाता था। इसके साथ साथ समय बदला, डेवलपमेंट हुई, तो फिर मौखिक आया और फिर लिखित आया। ये सभी भाषा में जुड़ गए और मानव समाज के अस्तित्व में ये सब चीजें आ गई। आभाषिक संप्रेक्षण की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही मानव समाज में विद्यमान है। यानी ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये इतना पुराना है कि वर्बल कम्युनिकेशन इसके बाद आया है। ठीक है, ये प्रक्रिया प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। आभाषिक संप्रेक्षण की प्रक्रिया में संदेश को मोटे रूप से 3 तरह से अभिव्यक्त किया जाता है, यानी 3 इसके टाइप होते हैं जिस तरीके से आभाषिक संप्रेक्षण चलता है। पहला क्या है, संकेतों के द्वारा हम कुछ समझा सकते हैं, कुछ अपनी बातों, विचारों को रख सकते हैं। क्रिया के द्वारा, यानी कुछ करके, क्रिया करके बता के कुछ विचारों को बता सकते हैं। और थर्ड है इसके अंदर वस्तु के द्वारा, यानी किसी वस्तु के द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। संकेत क्या होता है, देखो संकेतों में महत्वपूर्ण स्थान होता है जिनके माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कुछ शब्द लिखकर, ठीक है, अंकों के माध्यम से कुछ समझाकर, या कुछ चिन्हों के माध्यम से। चिन्हों के माध्यम से फॉर एग्जाम्पल मान लो ट्रैफिक सिग्नल है, वहां पर आपको चिन्ह दिखाए जाते हैं, ठीक है, एरो का चिन्ह बना दिया या यू टर्न बनाने का चिन्ह बना दिया, तो वो क्या है, वो आपको अपनी बातें समझा रहे हैं, चिन्हों के माध्यम से आपको, आपके साथ संप्रेक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है संकेत भाषा के रूप में अपने विचारों को या अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाना। दूसरा है क्रिया के द्वारा, यानी क्रिया की भाषा के द्वारा। तो इसमें क्या आता है, शारीरिक अंगों के द्वारा, हाव भाव के द्वारा हम दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। जैसे खाने पीने, चलने आदि की चीजें हम दूसरों तक कैसे हाथ दिखाकर बता सकते हैं कि भूख लगी है, ठीक है, पानी का गिलास दिखाकर ऐसे मुंह की तरफ ले जाकर बता सकते हैं प्यास लगी है, चलने के स्टाइल से बता सकते हैं। तो ये होता है क्रिया के द्वारा। और है वस्तु के द्वारा, वस्तु के प्रतिरूप, यानी किसी वस्तु को दिखाकर, ठीक है, वस्त्र के द्वारा, यानी कोई पहनावा, वेशभूषा, यंत्र, चित्र, चार्ट, इनकी माध्यम से, फ्लैश कार्ड, इनके माध्यम से जो है अपने विचारों या सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाना, ये कहलाता है कि वस्तु के द्वारा बताना। तो ये सभी चीजें किस में आती है, आभाषिक संप्रेक्षण के अंदर आती है। आभाषिक यानी कि मैंने आपको बताया आभाषिक, जिसके अंदर हम बिना शब्दों के, बिना बोले अपने विचार, अपनी सूचनाएं, अपनी भावनाएं दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा देते हैं। तो इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपकी यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर कवर हो जाती है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।